देखो बच्चों, ये आपका 6 चैप्टर है जो ज्योग्राफी का है, जनसंख्या वाला। ठीक है, पॉपुलेशन वाला है ये। जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक, पॉपुलेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? भारत में असमान जनसंख्या क्यों पाई जाती है? आपने देखा होगा, दिल्ली में कुछ और जनसंख्या पाई जाती है, यूपी में कुछ और जनसंख्या, हरियाणा में कुछ और जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और राजस्थान में कुछ और पाई जाती है। तो अलग अलग स्थानों पर जनसंख्या क्यों अलग अलग पाई जाती है? तो इसका कारण क्या है? देखो, पहला स्थलाकृति। ठीक है, जैसी स्थलाकृति होती है वैसी ही वहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। अब जैसे देखो, पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर का पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है क्योंकि वहाँ रहने की व्यवस्थाएं बहुत कम होती हैं। ठीक है, मैदान नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि संसाधन के सोर्स भी कम होते हैं। ठीक है, समझे ना? तो इस कारण वहाँ कम पाई जाती है। अब आ जाइए मैदानी इलाके में, आपके जैसे दिल्ली, मेरठ है, ये आपके इलाहाबाद है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों पाई जाती है? क्यों? यहाँ पर सुविधाएँ होती हैं। ठीक है, तो स्थलाकृति पर डिपेंड करता है जनसंख्या का वितरण। दूसरा है इसका जलवायु। जैसी जलवायु वहाँ की होती है, वहीं की जनसंख्या वैसी पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में गर्म जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ की जनसंख्या विरल होती है। और जैसे मैदान है, आ जाओ, तो मैदान के अंदर क्या है, जनसंख्या घनी होती है, तो यहाँ पर क्या है, ठंडी जलवायु होती है। ठीक है, तो जहाँ की जलवायु भी क्या करती है, जनसंख्या को वितरण करती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ये, आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत। ठीक है, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ सुविधाएं होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की भी सुविधाएं होती हैं, तो वहाँ पर लोग बाग ज़्यादा तरीक़ा से रहते हैं। जैसे दिल्ली मान लो, तो गांव से लोग आते हैं तो यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं। शिक्षा की सुविधा अच्छी है, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी है, विद्युत की, पानी की, ट्रांसपोर्ट की, तो ये सारी सुविधाएं होती हैं, तो लोग बाग यहाँ दिल्ली में ज़्यादा प्लान करते हैं, तो जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है। तो ठीक है, जहाँ सुविधाएं अच्छी होती है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रोजगार के अवसर। शहरों में रोजगार के अवसर मिलते हैं, गांव में रोजगार के अवसर कम हैं, इस कारण से जनसंख्या वहाँ पर अधिक होती है। और जहाँ रोजगार के अवसर नहीं होते हैं वहाँ पर बेरोजगारी के कारण लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो इस कारण वहाँ से लोग पलायन करते हैं। बहुत से देखा होगा, इंडिया के लोग विदेशों में भी क्या करते हैं, पलायन करते हैं, है ना? जैसे बहुत से अमेरिका पहुँच जाते हैं, दुबई। ठीक है, विदेशों में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो रोजगार के अवसर जहाँ कम होते हैं तो वहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है। अब जैसे चले जाओ आप जैसलमेर में चले जाओ, राजस्थान के, तो वहाँ क्या है, रोजगार के अवसर कम हैं, तो वहाँ लोग वहाँ कम रहते हैं, जनसंख्या भी कम है। अब जैसे चले आइए दिल्ली में, आ जाइए, तो दिल्ली में आपको बहुत सारे लोगों, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर काम करने के लिए मिलते हैं, इस कारण से यहाँ पर क्या है, जनसंख्या हो अधिक से अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका असमान वितरण का आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से पढ़ लो। अब देखो, सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों होता है? वृद्धि दर में कमी हो रही है प्रत्येक दशक में। ठीक है, जनसंख्या बढ़ी है ना। एक बार 1921 में ही जनसंख्या का अलग से विलोपन हुआ था, घटा था इसमें जनसंख्या का, परंतु उसके बाद तो हमेशा लगातार जनसंख्या में क्या हुई है, इंक्रीजिंग हुई है, बढ़ती गई है। बताइए, ये इसका देखो आंसर है, सुविधाओं के विकास ने लोगों को आरामदायक जीवन प्रदान किया है। पहले क्या है कि लोग बाग बीमारी होती थी तो वो केवल देसी दवाइयाँ या उनके झाड़ फूँक करते थे, रूढ़िवादी सुविधाओं को अपनाते थे, परंतु उनसे क्या व्यक्ति का जीवन नहीं बच पाता। अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल हैं, तो ये स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिल रही हैं, आरामदायक जीवन मिल रहा है तो व्यक्ति के लिए, जिससे क्या है कि जीवन में वृद्धि हो रही है तथा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में लगातार घट रही है। पहले मृत्यु दर ज़्यादा थी क्योंकि महिलाओं को हॉस्पिटल में नहीं किया जाता था और एडमिट,
जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती थी, घरों पर ही उनका प्रजनन होता था। इस कारण से उनकी सुविधाएं ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु दर ज़्यादा थी। ठीक है, वृद्धि में कमी हो के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ठीक है, आपसे पूछा जाए क्या, तो इसमें पहला पॉइंट है आपका लोगों को सुविधाएं, आरामदायक जीवन के लिए और स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के कारण मृत्यु दर में कमी, जिससे क्या है लोगों की इंक्रीजिंग हो रही है दशकीय वृद्धि में। तीसरा है इसका क्वेश्चन है आपका कि इसी प्रकार से विभिन्नताओं लिंग अनुपात का क्या कारण हो सकता है। देखो क्या कह रहा है, इस प्रकार की विभिन्नताओं में लिंग अनुपात का क्या कारण होता है। ठीक है, पहला सामाजिक संरचना। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, यहाँ पर पुरुष को वरीयता दी जाती है, ना कि महिलाओं की, परंतु आज समाज में थोड़ा परिवर्तन है, महिलाओं को भी इसमें क्या दी जाती है, प्रधानता दी जाती है। भारत में अभी भी लड़कों की इच्छा रखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। इस कारण स्त्री भ्रूण हत्या व्याप्त है। आज भी क्या है, बहुत से गर्भपातन करवा लेते हैं, डिवोर्स करवा लेते हैं, डिवोर्सन के कारण, जिसमें क्या है कि उसमें चेक करा लेते हैं कि लड़की है या लड़का है। तो जब लड़की होती तो उसको क्या कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं और लड़का को रख देते हैं। ठीक है, तो इस कारण से इसमें लिंग अनुपात की जांच से आज गवर्नमेंट ने भी इस पर बैन लगा दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति लिंग जांच करवाता है और करने वाला, दोनों को क्या है कानूनी अपराध माना जाएगा। दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को बोझ समझा जाता था। ठीक है, आज भी समझते हैं लोग बाग बहुत से। ठीक है, ये लिंग अनुपात के कारण हो सकते हैं। ठीक है, लिंग अनुपात में भिन्नता, लड़कों को ज़्यादा मान देना और लड़कियों कम मान देना, ये कारण है इसका। सामाजिक संरचना। ठीक है, दूसरी है शिक्षा। भारत में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, यहाँ उचित शिक्षा का अभाव है और लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। केरल में लोग अच्छी तरह से शिक्षित हैं, जहाँ मात्र सत्तात्मक समाज का नियमों का पालन किया जाता है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है। समझे ना। तो भारत की भी एजुकेशन है सबसे ज़्यादा केरल की है, जिसमें 99% है। ठीक है, केरल की, और सबसे ज़्यादा महिलाओं की इसी में ही है। महिलाओं की जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 92%। ठीक है, कहाँ पर है, केरल के अंदर ही। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भी केरल का ही है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन है जो कहाँ क्या है, केरल की है। ठीक है, तो आज वहाँ भी मात्र सत्तात्मक रखा जाता है। इसलिए भारत में क्या है कि एजुकेशन है वो कई जगहों पर स्तर कम है, जिसके कारण उनको लिंग अनुपात के आधार पर उनको भिन्न समझा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी में संख्या, वितरण और एवं संरचना में परिवर्तन लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ख। ठीक है, ख वाला आंसर होगा प्रस्थान एवं आगमन दोनों। ठीक है, ठीक है, दोनों होगा। ठीक है, दोनों क्षेत्रों में प्रस्थान भी है और आगमन भी है। प्रवास आबाद क्या करता है, जनसंख्या में परिवर्तन करता है। जैसे दिल्ली है और लोग वहाँ गाँव से आते हैं, एक गाँव से आते हैं दिल्ली में। ठीक है, तो रोजगार की तलाश में आ जाते हैं। जैसे ही आगमन करते हैं यहाँ पर, तो आगमन आकर के यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कभी यहाँ के लोग यहाँ दूसरी जगह चले जाते हैं, तो यहाँ से आगमन करते हैं तो दूसरी जगह की जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यहाँ की कम हो जाती है। तो जनसंख्या के वितरण को भी क्या करती है, प्रस्थान या प्रवास प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात। ठीक है, तो क्या उच्च जन्म दर। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1000 में से कितने व्यक्तियों का जीवित रहना। ठीक है, कितने
बच्चे, ठीक है, जीवित रहते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका जन्म दर, ठीक है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि दर का परिणाम दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि का कौन सा एक बिंदु है जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाता है। एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, संख्या जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। तो ये प्रति 1000 महिला तो लिंग अनुपात को दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि कुल संख्याओं पर होती है। तो ये कह रहा है कि एक क्षेत्र की कुल संख्या, एक क्षेत्र की, एक क्षेत्र है, माना एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुल जनसंख्या कितनी रहती है, कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये क्या दर्शाती है, वृद्धि दर को, क्या दर्शाती है, वृद्धि दर को दर्शाती है, ठीक है। तो एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति हुए हैं होता है, कौन सा होता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष हो, ठीक है, जिसकी उम्र क्या हो, 7 वर्ष हो, किसी भाषा को समझ सकता हो और पढ़ लिख सकता हो, ठीक है। मैंने ये भी बताया था, सामान्य रूप से 25 से शब्द, 20 से 25 वर्ड, 20 से 25 वर्ड जो व्यक्ति 20 से 25, 20 से लेकर के 25 वर्ड्स व्यक्ति क्या कर सकता है, बोल सकता हो, लिख सकता हो, उसे सामान्य रूप से क्या कहते हैं, साक्षर व्यक्ति माना जाता है, यहाँ पुरुष, ठीक है। अब देखो, ये है जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। तो जनसंख्या वृद्धि में कौन कौन से होते हैं। जनसंख्या वृद्धि में 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। जन्म दर का मतलब होता है कि कितने व्यक्ति ने, कितने बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। और मृत्यु दर का मतलब होता है कितने व्यक्तियों की, कितने बच्चों की मृत्यु हुई, जनसंख्या में कितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है, ठीक है, ये मृत्यु दर कहलाती है। प्रवास, एक जगह से दूसरे स्थान पर कितने लोगों ने माइग्रेशन किया, क्या किया, माइग्रेशन। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर के जो बीच में जितना डिफरेंट होता है तो वह प्राकृतिक वृद्धि दर होती है, बचता कितना औसत है, ठीक है। माना कि 10 व्यक्तियों ने जन्म लिया, 100 व्यक्तियों ने, और 40 बच्चे क्या हो जाते हैं, उसमें से मर जाते हैं, तो बच्चे कितने, हम डिफरेंट कितने का आ रहा है, 60। तो ये क्या होती है, वृद्धि होती है, क्या कहलाती है, ये वृद्धि। 60 व्यक्तियों की क्या कहलाएगी, वृद्धि कहलाएगी। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके 81 में जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट रही है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट रही है। तो 81 में भारत ने गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने का कारण जन्म दर में तेजी से कमी आई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, ठीक है। वृद्धि दर कम है, पहले ज़्यादा थी, अब ज़्यादा कम है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, 2 बच्चे जिनके लिए सरकारी गवर्नमेंट ही होगा उन्हीं के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और कल परसों के उसमें तो मोदी ने भी, योगी ने भी लागू कर दिया है कि जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे, पहली नौकरी वाले हैं, तो उनके लिए कोई प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है, पहले से ही चला जा रहा है, जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर को परिभाषित कर दो। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बतलाता है, ठीक है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उन्हें जन्म दर कहते हैं, मैंने बताया था। प्रत्येक 1000 प्रति वर्ष में, एक वर्ष में, ठीक है, 1 ईयर में प्रति 1000 जितने जीवित बच्चे हैं उनका जन्म
ठीक है। अब इसमें जन्म हुआ 1000, अब इसमें जीवित कितने रहते हैं, ठीक है, जीवित कितने रहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, जन्म दर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जन्म दर। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में से या 1000 बच्चों चाइल्ड में से कितने बच्चे जीवित होते हैं, वो कहलाती है जन्म दर। ठीक है। अब इसका उल्टा है, मृत्यु दर के लिए 1000 एक प्रति वर्ष में, वही 1 ईयर में प्रति 1000 में से मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। कितने व्यक्ति मरते हैं, ठीक है, मरते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं मृत्यु दर। क्या कहेंगे उसको, मृत्यु दर। प्रवास क्या होता है, प्रवास और जनसंख्या परिवर्तन का एक कारण है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरी जगह पर चले जाना, जिससे कहते हैं माइग्रेशन, प्रवास। ठीक है। जैसे बिहार से आ गए दिल्ली में, तो क्या हो गया, आपका माइग्रेशन हो गया। ठीक है, प्रवास हो गया। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या परिवर्तन होती है, जैसे आप दिल्ली है, पहले लोग बाग बहुत कम रहते थे, दिल्ली में जनसंख्या कम थी, अब लोग बाग ज़्यादा आ रहे हैं काम के हिसाब से, जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जनसंख्या में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यह केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करती, बल्कि वहाँ के उम्र लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करती है, परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा इस चीज़ को। प्रवास लोगों की जनसंख्या, उम्र को भी, लिंग को भी परिवर्तन कर देती है। जैसे देखते हैं ना, शहरों में जहाँ जनसंख्या भीड़ ज़्यादा होती है, लोगों की उम्र भी कम ढलने लग जाती है, क्योंकि काम करना उनका अलग तरीका हो जाता है, वहाँ का रहन सहन अलग होता है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। ठीक है। तो उनकी उम्र को भी कम कर देती है, वहाँ के दिनचर्या को भी कम कर देती है। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में भी क्या ला देती है, परिवर्तन ला देती है। आज देखते हैं नगरों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि लोग गाँव से पलायन कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं गाँव से। ठीक है, गाँव से क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन। अब देखो, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि के बीच में डिफरेंट बताइए। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन, इसका अर्थ होता है किसी विशेष समय में अंतराल में किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, विशेष समय के बाद, जैसे एक वर्ष में कितना अंतर आया। ठीक है, यह किसी विशेष समय अवधि के दौरान वितरण, संरचना, आबादी और आकार में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, जिसमें जनसंख्या परिवर्तन होता है। चेंज क्या हुआ। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक हैं, जैसे जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि या अप्रवास। और इसके कौन से घटक हैं, प्राकृतिक वृद्धि व प्रवास व अप्रवास दोनों। ठीक है, व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच क्या संबंध होता है। किसी भी देश का विकास उसकी आबादी की व्यावसायिक संरचना से संबंधित है। बिल्कुल सही है। अगर आपके आबादी विकसित होगी तो देश भी क्या होगा, विकास होगा। अगर आपके परिवार में रोजगार मिलेगा अच्छा, तो आपका परिवार भी अच्छा बनेगा, तो परिवार अच्छा बनेगा तो देश भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है, किसी देश का विकास उसके आबादी की व्यावसायिक संरचना से संबंधित है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलाप, आपने देखा होगा, विकासशील जैसे भारत है, विकासशील देश है, इसमें सबसे ज़्यादा कृषि, पशुपालन, वानिकी, मछली पालन, जितने भी पालन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें किए जाते हैं। ठीक है, लोग अधिक जनसंख्या इसी में, भारत की 85% जनसंख्या है वो कहाँ, भारत की कृषि करती है। क्या करती है, कृषि, जिसमें सभी पालन आते हैं और सभी वानिकी, कृषि, ठीक है, आते हैं। जबकि विकसित देशों में द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप, जैसे उद्योग, भवन निर्माण कार्य, परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन की सेवाएं करते हैं। लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो ये भी हमारे जनसंख्या के व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच संबंध बताती हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी होती है। बिल्कुल सही है, जब स्वस्थ होगी जनसंख्या तो लाभकारी होगी। हमारे देश की
जनसंख्या अगर अच्छे स्वास्थ्य होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बीमार नहीं होंगे, तो वहाँ की जनसंख्या क्या है, काम करेगी, अच्छा पैसा कमाएगी, तो जिससे क्या विकास भी बढ़ेगा। देखो क्या क्या है इसमें। पहला है, एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति बहुत ही अधिक कुशल और उत्पादक होता है। बिल्कुल सही है। बीमार व्यक्ति का काम करने का मन नहीं करेगा। आप भी देखते होंगे घर में, परिवार में जो व्यक्ति बीमार होता है तो वो काम नहीं कर सकता। दूसरा है, एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी क्षमता पहचानने के काबिल होता है, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीमार व्यक्ति का किसी काम करने का मन नहीं करेगा, ना तो किसी राष्ट्र के ना दूसरे के व्यक्ति, ठीक है, अपने ही बीमारी के अंदर वो लगा रहता है। स्वस्थ कर्मचारी को अनुपस्थिति कम होती है। ठीक है, स्वस्थ जो व्यक्ति होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति कम होती है और अस्वस्थ व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो जिससे क्या है कि वहाँ के लोगों के लिए परेशानी का काम कर देती है। तो इसलिए स्वस्थ व्यक्तियों का होना वहाँ के कर्मचारियों का देश को विकास ला सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई गई थी तो उसमें क्या क्या लागू किए गए थे? देखो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर की प्रति 1000 में 30 से कम करना। मैंने बताया था 1 वर्ष में 1000 में से 30 व्यक्ति से कम करना मृत्यु दर। ठीक है, ये जनसंख्या नीति का कहा गया था कि अगर हमें पहले तो 1000 में से 30 मरते थे, अब हमें इसको कम करना है, 20 लाना है, फिर 10 लाना है। ठीक है, इस प्रकार से तो मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियां, जैसे आप देखे हैं टीबी का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, टिटनेस का टीका लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना। पहले लड़की की 12 वर्ष की एज में कर रखा था, पहले गवर्नमेंट ने जो किया था वो 15 वर्ष की, पहले 12 वर्ष की थी, फिर उसके बाद 15 वर्ष में किया था। अब 18 वर्ष की एज में शादी के लिए गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है कि लड़के की एज 21, ठीक है, बॉयज़ की, और गर्ल्स की कितनी, 18 वर्ष कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। गर्ल्स की 18 वर्ष की एज होनी चाहिए अब वर्तमान में। ठीक है, शादी के लिए। नेक्स्ट है इसका, परिवार नियोजन, एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। परिवार नियोजन जैसे गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम हमारे दो बनाए ना, हम हमारे दो, ठीक है, हमारे 2 संतान होने चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उससे आगे ज़्यादा नई जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। तो परिवार नियोजन गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है, जिसमें क्या है कि और अन्य सुविधाएं भी इसमें दी जाती हैं। देर से विवाह, देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहन करना। ठीक है, आप बहुत से क्या लोग बाग जल्दी शादी कर देते हैं, तो देर से शादी करना है, जिससे देर से ही क्या करनी है, संतान उत्पन्न करनी है, तो इससे कार्यक्रम लागू किया गया। किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभाव से बचाना, ये भी शिक्षित करना है। ठीक है, यौन संबंधी बीमारियों से बचाना है किशोर किशोरियों को, तो ये भी एक शिक्षा देना ही है गवर्नमेंट के द्वारा। गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद में भीतर बनाना। ठीक है, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर ही बनाना, सब लोगों के लिए ये सुविधा है, क्योंकि चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, सबके लिए उपलब्ध हो। खाद्य संपूरक व पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना, लोगों के लिए अच्छी पौष्टिक खाद्य सामग्री का उत्पादन करना और उनके लिए बनाना पहुंचाना, गवर्नमेंट का काम है। तो ये जनसंख्या के वाला चैप्टर है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। धन्यवाद बच्चों।